हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 9th की संपूर्ण निचोड़ वाली क्लास लेकर के आई हूँ मैं, जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं अपने खुद की जो है हैंड राइटिंग से, खुद से ही 2-3 दिन में पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। पूरी 9th क्लास की हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी तीनों के मिला करके मैंने नोट्स बनाए हैं। ये नहीं है कि आपको सिर्फ हिस्ट्री देखने को मिलेगी या फिर पॉलिटिकल या ज्योग्राफी, तीनों के मिक्स जो है नोट्स बनाए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी में से थे 9th क्लास में से सभी मैंने नोट्स के अंदर उतार दिए हैं। तो आप पूरी पीडीएफ या फिर पूरी वीडियो पूरी देख लेना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। हर क्वेश्चन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहले के प्रीवियस ईयर में भी आए हुए क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर की क्लासेस देख रहे होंगे तो उससे आपको पता चल रहा होगा ना कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं बीच बीच में। तो जो है इनमें से भी कई क्वेश्चन निकल करके आएंगे आपके, वीडियो को जरूर देख लेना लास्ट तक। और पीडीएफ डाल देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो को मत देखो, पूरी वीडियो भी देख लेना आप और पीडीएफ भी देख लेना। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, वहीं पर से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। जो भी मैं यहाँ पर नोट्स बनवा के करवाती हूँ या फिर सेम सीधी बुक्स से ही करवाती हूँ एनसीईआरटी की, सभी जो है मैं उनकी सभी की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देती हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप पीडीएफ लेकर के भी पढ़ सकते हो और अपने खुद के नोट्स भी बना लेना। जिन बच्चों के पास टाइम है वो ज़रूर से ज़रूर अपने नोट्स बना लिया करो। जिनके पास टाइम नहीं होता, सिर्फ पीडीएफ उन बच्चों के लिए होती है जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। एक एक क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन जो है इसके अनिवार्य हैं अपने अचटेट के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना वीडियो अच्छी लगे तो। देखिए, पहला है हमारा हिस्ट्री सेक्शन, करेंगे हम इतिहास। 9th क्लास की एनसीईआरटी सोशल साइंस एसएसटी हिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति के समय में फ्रांस का सम्राट कौन था। फ्रांस की क्रांति का पहला चैप्टर हमने पढ़ा था ना, तो उसमें लुई 16 था फ्रांस का सम्राट, और ये 1789 में जो है सम्राट बना था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। रूसो ने लिखी थी। ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी, रूसो ने। लुई 16 किस राजवंश के थे। लुई 16 किस राजवंश के थे, तो बुर्बो राजवंश के थे लुई 16। फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का क्या नाम था। जो मुद्रा 1794 तक चली थी फ्रांस में, उसका नाम था लिब्रे। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी जो कि 1794 में बंद कर दी गई थी। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था। तो फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बना था 1804 में, 1804। और उसने 1815 में वाटरलू का युद्ध लड़ा था। 1804 में वो नेपोलियन क्या बना था, फ्रांस का सम्राट बना था, और 1815 में उसने वाटरलू का युद्ध लड़ा था। फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, मार्सिले। फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, मार्सिले है। और किसने लिखा है, रजिट दी लाइल ने ये लिखा है। इसके लेखक कौन है, रजिट दी लाइल। फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था। फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था, ये 1848 में। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था। यानी कि जैकोबिन क्लब, जो क्लब्स में वो जाते थे ना, एस्टेट, हमारे 3 एस्टेट थे और तीसरे ने जो इनके खिलाफ हो गए थे, तो जब वो जा कर के क्लब में क्या करते थे, पार्टी वगैरह बना करके अपनी, और उसके सरकार के खिलाफ खड़े होने की जो है वो साजिश कर रहे थे। तो उस क्लब में, कौन से क्लब में जाते थे, जैकोबिन। और उस क्लब का नेता कौन था, मैक्समोलिन रोबोस्फियर। कौन था जैकोबिन क्लब का नेता, मैक्समोलिन रोबोस्फियर। एस्टेट जनरल क्या था, सम्राट को सुझाव देने के लिए सभा बनी थी, उनको क्या कहते थे, एस्टेट जनरल। चर्च के पादरी द्वारा वसूला जाने वाला कर क्या होता है, टाइद। और सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर, टाइल। यानी कि क्या है, फ्रांस में 3 स्टेट बनाए थे, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट। सबसे ज़्यादा कर कौन अदा करता था, तीसरे स्टेट वाले, जिसमें जो है उच्च अधिकारी होते थे, सरकारी जॉब जिनकी होती थी, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन वगैरह होती थी। इसमें आते थे नॉर्मल जो है गरीब, ज़्यादा गरीब वगैरह भी नहीं। पहले में आते थे चर्च के पादरी वगैरह, ये सब हैं, और मंदिरों के चर्च के पादरी। और दूसरे में आते थे जैसे कि किसान हो गए, साधारण अपना काम करने वाले। और तीसरे में आते थे उच्च लेवल के, जो जिनके पास अच्छी जॉब थी, जिनका अच्छा व्यवसाय था, ये सभी आते थे। तो सबसे ज़्यादा कर कौन चुकाता था, तीसरे वर्ग वाले। उसके बाद में तीसरे वर्ग वालों की बातें कुछ ज़्यादा पार्टी में, उसमें बैठक में सुनी नहीं गई। इनकी अलग मांगे थी कुछ, तो इनकी मांगे नहीं सुनी थी, तो इन्होंने क्या किया था, सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। अलग से अपने किसी जैकोबिन क्लब है, वहाँ जा कर के अपनी अलग से पार्टी बनाई थी इन्होंने।
तो सबसे ज़्यादा वसूला चर्च के पादरी के द्वारा, जो पहला है उसमें चर्च के पादरी के द्वारा, यानी कि चर्च का पादरी कौन सा कर लेता था, तो टाइद कर लेता था, और सरकार कौन सा कर लेती थी, टाइल। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रख लेना। फ्रांस गणतंत्र कब बना था, तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस गणतंत्र बना था, 21 सितंबर 1792 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 जुलाई 1789 को किस किले को तोड़ करके कैदियों को रिहा करवाया गया था, तो बास्तिल के किले को तोड़ करके कैदियों को वहाँ से रिहा किया गया था। कब किया था, 14 जुलाई 1789 को। अगला क्वेश्चन है, डिक्टेटरी शासन व्यवस्था का अंत किसने किया था, डिक्टेटरी शासन व्यवस्था का अंत किया था नेपोलियन ने। उपज का 10वां भाग, यानी कि जो उपज होती है उसका 10वां भाग चर्च के द्वारा किस कर के रूप में लिया गया था, तो चर्च के द्वारा लिया जाने वाला कर कौन सा था, टाइद, हमने अभी पढ़ा था पीछे, और सरकार द्वारा लिए जाने वाला टाइल। साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे, कार्ल मार्क्स, साम्यवादी विचार के संस्थापक थे कार्ल मार्क्स। रूस में आर्थिक नीति को किसने आरंभ किया था, तो ये याद रख लेना, लेनिन ने आरंभ किया था रूस में आर्थिक नीति, रूस की आर्थिक नीति को आरंभ किया था लेनिन ने। खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से हुई थी, किस क्रांति से है, तो 1905 की क्रांति से है। 1905 की क्रांति का संबंध किससे है, खूनी रविवार से। किसी भी तरह से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है। खूनी रविवार रूस से ये रिलेटेड है, और 1905 की क्रांति से। रूस के शासकों को क्या कहते थे, रूस के शासकों को जार कहा गया था, जार। 1917 की रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर में हुआ था, तो ये पेट्रोग्राद में हुआ था। रूस की क्रांति का आरंभ हुआ था पेट्रोग्राद में, और कब हुआ था, 1917 में। रूसी इतिहास में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रूस में कब मनाया जाता है, तो 22 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रूस में मनाया जाता है 22 फरवरी को। अगला है हमारा, रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था, रूस का शासक कौन था, जार निकोलस द्वितीय। इसने त्यागपत्र कब दिया था, 2 मार्च 1917 को इन्होंने त्यागपत्र दिया था। रूस में सामूहिक खेतों को क्या कहा गया है, तो कोलखोज कहते हैं। सामूहिक खेतों को कोलखोज किसको कहते हैं, रूस के सामूहिक खेतों को कहा जाता है कोलखोज। रूस के संपन्न किसानों को क्या कहा गया है, कुलक। संपन्न किसान वहाँ के, उनको कहते थे कुलक। मनसेविक के नेता कौन थे, मनसेविक के नेता कौन थे, तो ये है केरेंस्की, केरेंस्की है मनसेविक के नेता थे। और अप्रैल थीसिस किसने दी थी, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया हुआ था, हमने कल ही किया था ना उसमें, या फिर परसों वाले में, 2022 वाले में था शायद। अप्रैल थीसिस किसने दी थी, तो ये लेनिन ने दी थी अप्रैल थीसिस। सामूहिकीकरण का कार्यक्रम किसने शुरू किया था, सामूहिकीकरण का कार्यक्रम किसने स्टार्ट किया था, तो स्टालिन ने स्टार्ट किया था, स्टालिन। ये सारे जो याद रख लेना। अप्रैल थीसिस किसने दी थी, ये दी थी लेनिन ने। मनसेविक का नेता था केरेंस्की। इनके नाम थोड़े अटपटे हैं, इसलिए इनको जो है कहीं पर नोट्स बना करके, ऐसे थोड़े मोटे मोटे नोट्स बना करके अलग से इनको रख ले, तो 2-3 बार आप उठते बैठते इनको देखोगे ना तो याद हो जाएंगे। सामूहिकीकरण के कार्यक्रम का किसने स्टार्ट किया था, स्टालिन ने। और रूस में राजशाही का अंत किस क्रांति से हुआ था, रूस के में राजशाही का अंत कब हुआ था, किस क्रांति से स्टार्ट हुआ था, तो फरवरी क्रांति, जो कि 1917 में हुई थी, फरवरी क्रांति। रूसी गृह युद्ध में बोल्शेविकों के समर्थक को किस नाम से बुलाते थे, बोल्शेविक के समर्थक को किस नाम से बुलाते थे, रेड्स, रेड्स बोलते थे इनको। रूसी गृह युद्ध में कौन सा देश धुरी शक्ति समूह का देश है, जर्मनी धुरी शक्ति समूह, एक था धुरी शक्ति और एक था मित्र शक्ति, तो धुरी समूह का देश है जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था, तो वर्साई की संधि। और इस संधि में क्या किया था, जर्मनी के ऊपर सारा कर्जा थोप दिया था कि इस हार किसकी वजह से हुई है, जर्मनी की वजह से। तो धुरी शक्ति में शामिल था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, और मित्र राष्ट्र यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। फिर अमेरिका ने क्या किया था, कुछ सालों के बाद में जर्मनी की हेल्प करने की कोशिश की थी, जिससे अमेरिका को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। तो वर्साई की संधि से क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था, जो कि 14 से लेकर के 18 तक लड़ा गया दो प्रमुख गुटों के बीच में। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र का देश कौन सा है, कौन सा नहीं, ये भी याद रख लेना।
ये है मित्र शक्तियाँ फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, और धुरी शक्तियाँ हैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था हिटलर का जन्म। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किसकी सरकार आई थी? तो वाइमर गणराज्य की सरकार थी। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 लड़ा गया और उसके बाद वाइमर गणराज्य की सरकार आई थी। आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी 1929 में। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी। जर्मनी की संसद को क्या कहा गया है? राइक्सटैग, राइखस्टैग। जर्मनी की संसद को क्या कहा गया है? राइखस्टैग। अगला है रूस की संसद को क्या कहा गया था? ड्यूमा, ड्यूमा कहा गया था ना रूस की संसद को, और ये है जर्मनी की संसद राइखस्टैग। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर परमाणु बम गिराए गए। किसने गिराए थे? अमेरिका ने। जो हिरोशिमा नागासाकी है ना, इस तरह से उन्होंने किसने गिराए थे? अमेरिका ने गिराए थे जापान के ऊपर परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में। अमेरिका ने क्या किया था कि ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में काफ़ी जो है आर्थिक उससे कमजोरी के रूप में आ गया था, आर्थिक रूप से उसको काफ़ी जो है नुकसान उठाना पड़ा था, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। लेकिन क्या किया, एक आदमी है इधर, मान लो ये अमेरिका है, तो इधर लड़ाई हो रही है चारों तरफ से, तो बार बार में इसको क्या करते थे, मतलब युद्ध के लिए उकसाते रहते थे कि ये भी शामिल हो जाए, ये भी शामिल हो जाए, इससे क्या होगी, जीत हो जाएगी। जैसे कि मित्र राष्ट्र में पहले शामिल था पहले विश्व युद्ध में, तो उसकी जीत हो गई थी। फिर जर्मनी के ऊपर सारा उसका थोप दिया था कि इसकी वजह से हार हुई है धुरी राष्ट्रों ने, इसको कर्जा देना पड़ेगा। तो जो है कर के रूप में ये हर साल काफ़ी जो है कर्जा चुकाता था जर्मनी, और इससे जर्मनी जो है काफ़ी मतलब गरीबी में आ गया था, काफ़ी आर्थिक रूप से भारी संकट आ गया था, हर जो है आर्थिक संकट उसमें उत्पन्न हो गया था। फिर क्या हुआ था, अमेरिका ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी, और इसकी हेल्प के चलते ही क्या किया था, अमेरिका ने भी क्या है आर्थिक रूप से काफ़ी संकट उठाने पड़े थे। इसी वजह से ये द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन बाद में क्या करता बेचारा, पूरा जो है विश्व युद्ध लड़ रहे थे, तो इसको कहाँ पीछे छोड़ते, इसलिए इसने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने। हिटलर की गुप्तचर पुलिस का क्या नाम था? गेस्टापो। गुप्तचर पुलिस थी हिटलर की और उसका नाम था गेस्टापो। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। कब बना था? 30 जनवरी 1933 को ये चांसलर बना था, 1933 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब से लेकर के कब तक चला था? तो 1939 से लेकर 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। पहला 14 से लेकर के यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था। दूसरा 39 से 45 तक। युंग फोक, युंग फोक क्या है? युंग फोक की मतलब डेफिनेशन पूछ ले आपसे, या फिर कोई भी डेफिनेशन दे के पूछ ले इसका क्या मतलब है, तो युंग फोक का मतलब है 10 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को युवा संगठन या फिर नाजी संगठन उसमें शामिल होना, यानी कि नाजी संगठन में शामिल करना होता था। युंग फोक उसका मतलब होता था, उस संगठन का नाम था युंग फोक। और इसमें कितनी एज ग्रुप के बच्चे आते थे? 10 से लेकर के 14 साल के बच्चे। सर्वहाराकरण क्या है? समाज का मध्यम वर्ग और गरीब होते होते वो भी जो है मजदूर वर्ग में पहुंच जाए, यानी कि आर्थिक संकट जब उत्पन्न होता है तो जो मध्य वर्ग होता है समाज का वो भी गरीब होता जाता है, धीरे धीरे गरीबी रेखा में आ जाता है नीचे, और उसी को कहते हैं हम सर्वहाराकरण। मित्र राष्ट्र के किसी एक देश का नाम बताओ। तो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। मित्र रूस, और हमारा चौथा कौन सा है? अमेरिका। नवंबर के अपराधी किसको कहा गया है? तो जर्मनी क्या है? जर्मन समाजवादी, कैथोलिक व डेमोक्रेट खेमे के लोग जो वाइमर गणराज्य के हिमायती थे उनको हम नवंबर के अपराधी कहते हैं। जर्मन समाजवादी, कैथोलिक व डेमोक्रेट खेमे के लोग थे जो कि वाइमर गणराज्य के हिमायती थे, और उन्हीं को हम नवंबर के अपराधी कहते हैं। भारत के प्रथम वन महानिदेशक कौन थे? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था इसमें 2020 वाले, कल हमने 20 का किया था ना, 21 का किया था हमने। हाँ, 20 वाला तो काफ़ी मुश्किल जो है पेपर है हमारा, शाम को हम या फिर रात को मैं वो क्लास डाल दूँगी उसकी। मैंने जैसे सिर्फ आंसर की डालूँगी उसकी, क्योंकि मैंने अभी तक उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी नहीं की है, इसलिए उसके क्वेश्चन सोल्व करके हैं, बाकी वो मैं डाल दूँगी, आप देख लेना। उससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे हर बार नहीं पूछते, अब की बार हो सकता है हाई लेवल के पूछ ले, या फिर हो सकता है नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ ले, वो तो अपनी अपनी जो है मूड की बात होती है एग्जामिनर की, किस तरह के क्वेश्चन डाल दे। भारत के प्रथम वन महानिदेशक कौन थे? प्रथम भारत के डायट्री बेंडिस थे। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में की गई थी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना
कहाँ की गई थी, तो ये देहरादून 1906 में की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। इसमें कल वाले क्वेश्चन पेपर हमने किया था जो 21 वाला, उसमें दिया गया था कि इम्पीरियल कौन सा कथन सही है, और उसमें ये लिखा था इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी देहरादून, और 1905 लिखा था वहाँ पे, तो वो कथन गलत हो गया था। तो ये डेट भी याद रख लेना, 1906 में की गई थी देहरादून में। किस अंग्रेज अधिकारी ने 400 बाघों का शिकार किया था? जॉर्ज यूल ने कितने बाघों का शिकार किया था? 400 का। किस वन कानून के द्वारा वनों को आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण में बांटा गया था? तो 1878 का वन कानून अधिनियम आया था, उसके तहत क्या किया था? वनों को आरक्षित क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग वर्गों में बांट दिया था वनों को। कौन सी नदी बस्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो इंद्रावती नदी है, जो कि बस्तर में पूर्व से लेकर के पश्चिम तक बहती हुई जाती है, इंद्रावती नदी। बस्तर विद्रोह का नेता कौन था? बस्तर में जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? गुंडाधुर, जिसने काफ़ी लड़ाई लड़ी थी और बाद में ये पुलिस के हाथ भी नहीं आया था। बस्तर का विद्रोह किसने किया था? गुंडाधुर ने। सुरोंतिको सामिन ने जावा किसके खिलाफ क्या है? सुरोंतिको सामिन ने जावा किसके खिलाफ विद्रोह किया था? डचों के खिलाफ किया था सुरोंतिको सामिन ने। ये यहाँ से कट कर देते हैं। सुरोंतिको सामिन है ये, इसने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? डचों के खिलाफ विद्रोह किया था। श्रीलंका में घुमंतू खेती के चेला नाम से जानते हैं। घुमंतू खेती होती है उसको किस नाम से जानते हैं? चेला नाम से जानते हैं। जैसे हम स्थानांतरित खेती बोलते हैं ना उसको, इसी तरह से इनको बोलते हैं चेला। वनोन्मूलन, वनों को बड़े पैमाने पर विनाश करना क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। वैज्ञानिक वानिकी, इसकी काफ़ी लंबी डेफिनेशन है यहाँ पर, इसलिए मैंने लिखी नहीं है। देवसारी क्या है? देवसारी क्या है? ये डेफिनेशन तो आपसे कम ही पूछेगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, और कि कौन सा युद्ध कब हुआ, किसके बीच लड़ा गया, किसने लड़ा, कब कौन सा नेता बना, कब कौन सा अधिनियम हुआ, कब कौन सा वार बनाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देवसारी क्या है? एक तरह का शुल्क है। तो ये शुल्क भी आपसे पूछ सकता है। शुल्क भी काफ़ी पूछे जाते हैं, हर बार पेपर में कोई ना कोई तो पूछ ही लेता है, कौन सा शुल्क, कौन सा कर, इस तरह से। देवसारी क्या है? तो ये है एक प्रकार का शुल्क यानी कि कर। बस्तर क्षेत्र में एक गांव के द्वारा दूसरे गांव से लिए गए उत्पाद, यानी कि बस्तर के क्षेत्र में अलग अलग गांव बांट दिए थे ना, एक उच्च वर्ग का गांव, एक निचले वर्ग का, जंगलों में एक को किस तरह से उपजाऊ क्षेत्र में जो है घर दे दिया था ऊंचे वर्ग के लोगों को, और जो नीचे वर्ग के लोग थे उनको जो बंजर जमीन पड़ी थी वहीं पर छोड़ दिया था, वहीं पर उनका गाँव बस गया था। तो क्या करते थे? एक गाँव दूसरे गाँव से सामान लेते थे और उसके बदले में दिए जाने वाला शुल्क था देवसारी शुल्क। कालांग क्या था? कुशल लकड़हारे थे जो कि सागौन की कटाई में निपुण थे, यानी कि सागौन की कटाई में उनको महारत हासिल थी, उनको कहते थे हम कालांग, लकड़हारे थे ये। वनग्राम, वन आरक्षित क्षेत्र में कुछ गांव को रहने की जो है उन्होंने सरकार ने इजाज़त दी थी, और इस शर्त पर दी थी कि वे वनों की रक्षा करेंगे, और जो सरकार जब चाहेगी वनों को कटवाना चाहेगी, लगवाना चाहेगी, इस तरह से उसकी इच्छा अनुसार वे काम करेंगे। जैसे कि जंगलों में से सरकार को भी तो रेलवे के लिए या किसी भी और उद्योग के लिए पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनको काटने के लिए, ढोने के लिए मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से कुछ गाँव को वहाँ पर रहने के लिए जो है मंजूरी दी थी, तो उनको कहते थे हम वनग्राम। अगला क्वेश्चन है हमारा राय का समुदाय। राय का समुदाय के लोग कहाँ पर रहते थे? राय का समुदाय के लोग रहते थे राजस्थान में। क्या है? पश्चिम राजस्थान में ऊंट का मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर में लगता है। राजस्थान में ऊंट का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में। कौन सी रबी की फसल है? गेहूँ। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदानों को क्या कहा गया है? जो पहाड़ों के ऊपर ऊंचाई पर घास के मैदान है उनको क्या कहते हैं? बुग्याल कहा गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। राजस्थान में मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में। किसका मेला लगता है? ऊँटों का मेला लगता है। ये भी काफ़ी पूछा गया है। राय का समुदाय के बारे में भी हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में। कीनिया का एक घुमंतू चरवाहा समूह है मसाई। कौन सा समूह है ये? मसाई घुमंतू चरवाहा है, और इसको हम बोलते हैं मसाई। कहाँ का है ये? कीनिया का। रबी की फसल ग्रीष्म ऋतु से पहले काट ली जाती है, और गुज्जर बकरवाल किस राज्य में रहते हैं? गुज्जर बकरवाल कहाँ पर रहते हैं? जम्मू कश्मीर में रहते हैं, भेड़ बकरियाँ वगैरह पालते हैं।
मासाई समाज में दो सामाजिक समूह थे, एक था वरिष्ठजन और एक था योद्धा। मासाई समाज में दो वर्ग थे, एक था वरिष्ठजन और एक था योद्धा। अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया था 1871 में। गद्दी समुदाय के लोगों का मुख्य व्यापार यानी कि दो उत्पाद व्यापार करते थे वे। एक तो दो उत्पाद थे, उनमें से एक तो ऊन, भेड़ बकरियां पालते थे ना वो, और एक उनका दूध बेचते थे। इस तरह का दो तरह के व्यापार करते थे गद्दी समुदाय के लोग। भाबर का क्या अर्थ है? गढ़वाल व कुमाऊं, गढ़वाल व कुमाऊं के इलाकों में पहाड़ियों के पास जो सूखे हुए जंगलों का क्षेत्र है उसको कहते हैं हम भाबर बोलते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के इलाकों में पहाड़ियों के पास सूखे जंगल, उनको बोलते हैं भाबर। तो ये थी हमारी हिस्ट्री। अगला हम स्टार्ट करते हैं हमारी ज्योग्राफी, 9th क्लास की ज्योग्राफी। कौन सा अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में बांटता है? तो हमारे जैसे कि ये भारत है, क्या बना दिया मैंने, मान लो ये है, तो कौन सा अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में बांटता है? जैसे कि रुको मैं ग्लोब भी बना देती हूँ। ये हमारा है, हो गया ग्लोब, और ये हो गए अक्षांश रेखाएं। ये है हमारी 0 डिग्री विषुवत व्रत बीच वाली, ये है 23.5 डिग्री, क्या हो गया, ये ऊपर वाली है ना ये नॉर्थ, तो ये हो जाएगी नॉर्थ। और भारत की स्थिति कहाँ पर है? यहीं पर है, उत्तर पूर्व में भारत है। तो ये बीच को भारत से क्या है, भारत को दो बराबर भागों में बांटती है अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और ये भी हमारी 23.5 डिग्री है, लेकिन ये साउथ में है, इसलिए हम 23.5 डिग्री दक्षिणी बोलते हैं इसको। तो हमारी हो जाएगी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर इसको बोलते हैं कर्क रेखा। नीचे वाली को बोलते हैं हम मकर रेखा। भारत का पूर्वी देशांतर क्या है? तो 97.25 मिनट, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, भारत व श्रीलंका को जल संधि के द्वारा जोड़ा गया है, और वो क्या है? पाक जल संधि है ये, जो कि इन दोनों को अलग करती है। करवती जाने के लिए आप किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो होगा हमारा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, इस तरह से सिर्फ हमारा अक्षांशीय विस्तार पूछा है। ये जैसे कि भारत है, क्या बना देती हूँ मैं भी, ये ग्लोब हो गया, और ये हमारा भारत हो गया, ये हमसे पूछा गया है, और ये हमारा मान लो ये हो गई विषुवत व्रत, तो ये 0 डिग्री पर है। इस तरह से ऊपर अक्षांश उठते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये हमारा कहाँ से हो गया? 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश होगा। भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत के स्थल भाग का, यानी कि स्थल भाग का याद रखना, कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वें नंबर पे है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री मानक समय है हमारा। मानक यामोत्तर कौन सी है? पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत की स्थल सीमा रेखा कितने किलोमीटर है? तो स्थलीय सीमा है हमारी 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अब अरब सागर में स्थित द्वीप समूहों को किस नाम से जाना जाता है? अरब सागर में जो द्वीप समूह हैं उनको हम बोलते हैं लक्षद्वीप समूह, और बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं उनको बोलते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैसे कि ये हमारा भारत हो गया, मुझे इतना ही बनाना आता भाई मैप। तो इस तरफ क्या है? ये हमारा अरब सागर, तो यहाँ पर हो गया लक्षद्वीप, और ये इस तरफ से हमारी बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पर हो गए हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो नीचे होता है ये हमारा है पूरा हिंद महासागर। भारत की यामोत्तर देशांतर किस स्थान से होकर के गुजरती है? तो मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है ये भारत की मानक यामोत्तर। और अगर हम बोलें कि हमारी जो ग्रीनविच से गुजरती है वो क्या है? हमारी प्रधान यामोत्तर। भारत की यामोत्तर कहाँ से जाती है? मिर्ज़ापुर से। बांग्लादेश से, यानी कि बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ एक राज्य असम। सवेज नहर किस किस को आपस में जोड़ती है? तो भूमध्य सागर व लाल सागर दोनों को आपस में जोड़ने वाली कौन सी है? सवेज नहर। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और न ही तटीय सीमा है? तो वो होगा हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही कोई
तटीय सीमा है। निम्न में से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तटीय रेखा वाला राज्य सबसे लंबी, तो वो होगा हमारा गुजरात, जो कि इस साइड में मैप के इस साइड में इस तरह से निकला हुआ है ना थोड़ा सा, और फिर इस तरह से बनाते हैं हम, तो इसको बोलते हैं हम गुजरात। इसकी सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा, जो कि देख लो भाई, इस तरफ से हम मनाते हुए चलते हैं और फिर इस तरह से यहीं पर छोटा सा भारत का वो बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये बांग्लादेश, और यहाँ पर है त्रिपुरा, जो कि चारों तरफ से ना 3 तरफ से किससे, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हिमालय के रूप में ऊपर उठने के कारण किस नदी की समाप्ति हुई थी? टेथिस सागर की। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। हिमालय के रूप में ऊपर उठने के कारण समुद्र की, किस समुद्र की समाप्ति हुई थी? तो टेथिस सागर की समाप्ति हुई थी। अगला है हमारा, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर। तो भारत में पूछा गया ना, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है और इसकी लंबाई है 8,595 मीटर। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र एक नदी तंत्र है जिनसे उत्तर के जो विशाल मैदान है उनका निर्माण हुआ है, क्योंकि ये अपने साथ क्या है, उपजाऊ मिट्टी, मृदा बहा करके लेकर आते हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों नदी तंत्र हैं जिनसे उत्तर के विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। पुरानी एवं नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी को हम बोलते हैं भांगर, नई को बोलते हैं हम खादर। तो पुरानी, ये पूछा गया है, पुरानी को हम क्या बोलते हैं, भांगर, नई को हम बोलते हैं खादर। प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन का पठार एवं मध्य उच्च भूमि के भी नाम से जानते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार को किन 2 नामों से जाना गया है? देख, तो दक्कन का पठार और एक मध्य उच्च भूमि। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से द्वीप समूह परवाल से निर्मित है? तो लक्षद्वीप समूह कौन सा है हमारा, जो कि परवाल से निर्मित है, परवाल से बना है। तो ये है भारत का लक्षद्वीप समूह। एक स्थलीय भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। एक स्थलीय भाग है, यानी कि कोई भी राज्य है और वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ और एक तरफ से तटीय रेखा लगती है, जैसे जमीन लगती है, तो उस स्थलीय भाग उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। दोआब क्या होता है? 2 नदियों के बीच की भूमि, जिनको हम बोलते हैं दोआब। बर्फकान क्या होता है? मरुस्थलों में अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं ना, जो बालू के, अर्धचंद्राकार यानी कि वायु के कटाव से उनका इस तरह से आकृतियां बन जाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं बर्फकान। मरुस्थलों में बालू के टीले अर्धचंद्राकार, आधे चांद की तरह, यानी कि एक गोल टीला है और इस तरफ से वायु चलती हुई जा रही है, तो इस तरह से इसका कटाव करेगी और ये क्या बन जाएगा लास्ट में, इस तरह से इसका कटाव हो जाएगा, इसको हम बकराल बोलते हैं। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी। भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत में सिर्फ जो है सक्रिय ज्वालामुखी एक है, वहाँ वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और इसका नाम है बैरन द्वीप। पर्वत या उच्च भूमि जो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं उसको क्या कहे गए हैं? जल विभाजक। यानी कि कोई भी नदियां हैं, ये सरिताएं हैं, इसमें नदी में आपस में मिल गई और इस तरफ से कोई बहती हुई आ रही है, फिर ये क्या है, अगर भूमि ऊंची नहीं होगी तो ये आपस में जाकर के आगे मिल जाएंगी और फिर एक जो है नदी बन जाएगी या सरिता। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर उच्च भूमि बन जाती है, कोई पहाड़ आ जाता है, कोई पठार आ जाता है, भूमि ऊंची हो जाती है, इसको हम बोल देते हैं जल विभाजक, जिससे पानी ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ, जिनकी इनको अलग अलग कर देती है द्रोणी, इसको बोलते हैं जल विभाजक। दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? तो ये होगा गोदावरी। कहीं पे हम कृष्णा भी बोल देते हैं, लेकिन इसका आंसर एनसीईआरटी के हिसाब से गोदावरी है। दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा गया है? गोदावरी को। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा, जो कि ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। अरब सागर में गिरती है और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, तो ये होगी नर्मदा। धुआंधार प्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो ये नर्मदा नदी के ऊपर ही है धुआंधार, और ज्वारनद मुख का निर्माण भी कौन करती है? नर्मदा, अरब सागर में गिरती है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुल्लर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की है ये, तो ये बुल्लर झील। और लवणीय यानी कि खारे पानी की पूछे तो सांभर झील हो जाएगी। खारे पानी की झील को समुद्र से बालू अवरोधों जीवाओं के कारण बनती है, उसको हम बोलते हैं लैगून। खारे पानी की झील जो कि समुद्र से
बालू अवरोध व जीवों के कारण बनती है, उसको हम बोलते हैं लैगून। लैगून बोलते हैं, लवणों की वजह से बनती है। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो ये कोसी नदी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का शोक बार बार पूछा जाने वाला। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी है गंगा नदी। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी गंगा। सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है? मानसरोवर झील। ये ऊपर उस वहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से सिंधु नदी उद्गम निकलने का स्थान। किस स्थान पर गंगा पर्वतीय भाग से मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है? तो हरिद्वार में। यहाँ पर्वतों से निकल करके वो मैदानों में आ जाती है गंगा नदी, हरिद्वार। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? चंबल, बेतवा और सोन नदी। क्या है? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली गंगा की सहायक नदियाँ हैं ये चंबल, बेतवा व सोन नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत से होकर बहती हुई आती है और फिर अरुणाचल प्रदेश में आकर के भारत में प्रवेश करती। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मासिनराम में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मासिनराम सबसे ज़्यादा वर्षा। गर्मी के मौसम में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म व शुष्क हवा क्या कहलाती है? लू। जो हमारे गर्मियों में चलती है ना, जून के महीने में, उसको हम बोलते हैं लू चल रही है। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास है। ठंडा स्थान भारत का द्रास। पश्चिम बंगाल में तीव्र हवाओं के साथ होने वाली मूसलाधार वर्षा जो कि तबाही का कारण बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? बैसाखी, काल बैसाखी बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में जो तेज़ बारिश होती है जिसकी वजह से बाढ़ का जो है खतरा बना रहता है, तबाही का कारण बनती है, और उसी को बोलते हैं काल बैसाखी। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो जून के प्रारंभ में मानसून का आगमन होता है। भारत में शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर, यानी कि ऐसे ज़मीन से लेकर के पानी की तरफ जाती है, समुद्र की तरफ, तो इस हवा को क्या कहते हैं? समुद्र की तरफ बहने वाली हवा को उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी जो है स्थल से समुद्र की ओर जाती है। वह प्रदेश जहाँ दिन व रात के तापमान में कोई अंतर नहीं पाया जाता, तो नॉर्मली यानी कि यहाँ पर केरल में तापमान दिन हो या रात हो बराबर ही रहता है लगभग ना। जैसे कि कई जगह पर सर्दियाँ होती हैं रात में और सुबह में सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, उस वजह से गर्मी हो जाती है, फिर रात को ठंडा हो जाती है। लेकिन केरल में क्या होता है? दोनों टाइम रात हो या दिन हो सेम टेम्परेचर रहता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले 2 वृक्षों के नाम, तो महोगनी और रबड़ उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। ये काफ़ी बार पूछे गए हैं, मिलान करने के लिए बोल देगा तो भी आप याद रखना, महोगनी और रबड़ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। व्यापारिक दृष्टि से कौन सी वनस्पति महत्वपूर्ण है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो गुजरात में पाए जाते हैं एशियाई शेर। अगला है सिमलीपाल जैव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। सिमलीपाल जैव मंडल निचय उड़ीसा में स्थित है। भारत में जीव जंतुओं की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 90,000 जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं 90,000। और हमारी क्या है? पेड़ों उसकी 47,000 पाई जाती हैं। वनस्पति, हाँ, वनस्पतियों की 47,000, जीवों की 90,000। भारत में जैव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? जैव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। तटीय प्रदेशों में कौन से वन ज्वार से प्रभावित होते हैं? तटीय क्षेत्र होता है। तटीय क्षेत्र कौन सा होता है? जिसकी एक तरफ पानी होता है, यानी कि जैसे कि हमारा समुद्री भाग है, ये हमारा अरब सागर है, और ये देखो ये भारत है इस तरह से। तो ये जो इस तरह यहाँ पर जो भी जितने भी राज्य हैं, क्षेत्र हैं यहाँ, तो ये कौन सा हमारा अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी। तो यानी कि एक यहाँ से ये पानी से घिरे हुए हैं और यहाँ पर ये स्थल भाग से घिरे हुए हैं। तो एक तरफ इनके पानी लगता है, एक तरफ जमीन यानी कि स्थल भाग होता है। इनको हम बोलते हैं तटीय क्षेत्र, तट पे स्थित क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है? वन होते हैं, जो जंगल होते हैं वो ज्वार यानी कि जो समुद्रों में लहरें ज्वार उठते हैं ना, उनसे प्रभावित होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं मैंग्रोव वन। तटीय प्रदेशों में वन ज्वार से प्रभावित होते हैं, उनको बोलते हैं वन, मैंग्रोव वन। नीम और तुलसी औषधीय पौधों के उदाहरण हैं, यानी कि नीम और तुलसी क्या है? औषधि के रूप में उपयोग करते हैं इनको। भारत में लगभग 47,000 प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, जीव जंतु 90,000 और वनस्पति 47,000।
जनगणना 2021 ये एनसीईआरटी में हमारे 2011 की दी हुई है। ये मैंने जो भी डाटे उठाए हुए यहाँ से आप गूगल से फिर से चेक कर लेना अच्छे से। हमारा 2021 से है। अगला कौन सा है? जनगणना 2021 के विषय क्या है? तो इसका 2021 का विषय था जन भागीदारी से कल्याण। 2021 की जनगणना 16वीं जनगणना थी, यानी कि अभी तक 16 जनगणना हो चुकी हैं और जो कि 1872 से स्टार्ट हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके अधीन काम करता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। और जो जनगणना के आंकड़ों को जारी करने का काम है वो किसका है? जनगणना आयुक्त का है। लिंग अनुपात कितना है 2021 के अनुसार? ये इसमें मुझे डाउट है, ये आप फिर से चेक कर लेना। मैंने गूगल से चेक किया था तो इसमें 907 दिखा रहा है, लेकिन पिछले 2011 का मैंने चेक किया एनसीईआरटी में तो 940 है लिंग अनुपात। तो ये मेरे ख्याल से ऊपर होना चाहिए, ये इसमें क्या है 907 दिया है, इसलिए मुझे इसमें डाउट हो रहा है। आप वैसे फिर से चेक कर लेना इसको। 2021 के अनुसार साक्षरता कितनी हुई है हमारी जनगणना में? 74%, यानी कि 74.04%। मेल पुरुषों की थी 82 और महिलाओं की थी 65। इसमें काफ़ी वृद्धि है साक्षरता में। 2018 से 21 तक 2.6 तक की प्रतिशत की वृद्धि हुई है साक्षरता में। जनसंख्या घनत्व कितना है हमारा? 451.5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। भारत की जनसंख्या यानी कि 2011 के अनुसार, ये एनसीईआरटी से ही लिया मैंने, नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 31.16% है 2011 के अनुसार। 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, ये हमने ज्योग्राफी की है और अब हमारी है लास्ट पॉलिटिकल साइंस। उस नेता का नाम बताओ जिसने जर्मन में तानाशाही सरकार की स्थापना की थी। तो हिटलर, जिसने जर्मन में तानाशाही की सरकार स्थापित की थी, तो वो कौन था? हिटलर। किसी एक देश का नाम बताओ जहाँ पर जो लोकतांत्रिक नहीं है। तो म्यांमार हमारा क्या है? लोकतांत्रिक नहीं है म्यांमार देश। ऐसी सरकार जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो, ये कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब्राहम लिंकन का कथन क्या है? ऐसी सरकार जो लोगों की होगी, लोगों के लिए होगी और लोगों द्वारा बनाई गई होगी, इसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार। किसने अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी? तो परवेज मुशर्रफ ने की थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये पहले से ही लिख लेना। परवेज मुशर्रफ 2-3 बार मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा है। किसने जो है 1999 में अक्टूबर में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी? कहाँ पर की थी? पाकिस्तान में। परवेज मुशर्रफ। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? तो जनता के पास होती है। किस देश में केवल शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? तो ये है मैक्सिको, जहाँ पर केवल शासक दल ही जो है चुनाव लड़ सकता है। सऊदी अरब में समाज के किस वर्ग को वोट डालने का अधिकार नहीं है? तो सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक कार्य है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रजातंत्र, समानता का अधिकार, सभी क्या है? लोकतांत्रिक कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है। इसमें क्या दिया है? फिजी, जो कि मूल निवासियों के वोट का मूल अधिकार जो है मूल्य अधिक है। जो फिजी क्या है? फिजी किसको बोलते हैं? मूल निवासी जो होते हैं ना, उनको, मूल निवासियों को फिजी में वोट डालने का अधिकार, मतलब उनको मूल्य अधिक है। फिजी के जो मूल निवासी हैं उनके वोट की काफ़ी वैल्यू है वहाँ पर, और जो बाकी के वहाँ पर जाकर बसे हुए हैं ना मूल निवासी के अलावा, उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, इसलिए बोल रहा है उनके मूल निवासियों की वोट की जो है मूल्य अधिक है। नेपाल के हर राज्य ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी थी। नेपाल के राज्य ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी थी। चीन राष्ट्रीय जन संसद है। चिले सैनिक तानाशाही की समाप्ति। और सीरिया क्या है? बाथ पार्टी। सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या है? नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित, ये क्वेश्चन आपसे जरूर आएगा, इनमें से कोई एक नेल्सन मंडेला से संबंधित है ये। इसके द्वारा लिखित आत्मकथा क्या है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके द्वारा लिखित आत्मकथा है, उसका एक क्या नाम है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कितने वर्षों तक जेल में रहे हैं ये? 28 वर्ष तक नेल्सन मंडेला, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा कब लहराया गया था? दक्षिण अफ्रीका का, तो ये दक्षिण अफ्रीका से ही रिलेटेड होंगे नेल्सन मंडेला।
और इन्होंने क्या किया था नस्ली भेदभाव जो था उसके खिलाफ लड़े थे ये। दक्षिण अफ्रीका में गणराज्य का नया झंडा कब लहराया? 26 अप्रैल 1994 को। दक्षिण अफ्रीका में किसने नस्ली भेदभाव का विरोध किया था? तो नेल्सन मंडेला ने किया था। और रंग भेद से तात्पर्य होता है नस्ल का भेद, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में होता है ये। और 1948 से 1994 तक चला था ये नस्ली भेदभाव जो था ये कब तक चला था? 1948 से लेकर के 94 तक। और फिर 1994 में इनको आज़ादी मिली थी, इसीलिए इनको बोलते हैं गणतंत्र बना था ये। गणतंत्र का नया झंडा लहराया था 1994 में 26 अप्रैल को। अगला है हमारा, किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत से धाराओं को अपनाया है? तो 1935 का भारत सरकार कानून अधिनियम है, उसके तहत भारतीय संविधान ने बहुत सी धाराएं अपनाई है। 1935 का भारत सरकार कानून। संविधान निर्माण में निम्न नेताओं की भूमिका क्या थी? तो नेता है मोतीलाल नेहरू, इन्होंने 1928 में भारत का संविधान में जो है इनकी भूमिका थी संविधान में। हाँ, भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष प्रारूप कमेटी के, राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अध्यक्ष संविधान सभा के, और सरोजनी नायडू सदस्य थी संविधान सभा की। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था? 1949 को। और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। गांधी जी ने 1931 में संविधान में अपनी अपेक्षा के बारे में किस पत्रिका में लिखा है? 1931 में, तो ये है यंग इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी? पत्रिका, तो ये गांधी जी ने लिखी थी। 1931 में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। निर्वाचन क्षेत्र या फिर सीट किसको कहा गया है? जो चुनाव में एक देश को कई क्षेत्रों में बांट देते हैं और उसको प्रत्येक क्षेत्र को एक सीट मिलती है, और उसी को कहते हैं हम निर्वाचन क्षेत्र या फिर सीट। क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। और छोटा है जो होगा वो चांदनी चौक। बड़ा है लद्दाख और छोटा चांदनी चौक। सरकारी अधिकारी चुनाव में किसके आदेश का पालन करते हैं? तो चुनाव आयोग के आदेश का पालन करते हैं। जो सरकारी अधिकारी होते हैं चुनाव में हिस्सा लेते हैं ना, जैसे हमारे टीचर जाते हैं जब भी चुनाव होते हैं, तो वो किसका पालन करते हैं? तो चुनाव आयोग का। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में 79 अनुसूचित जातियों के लिए, और जनजातियों के लिए है 41। गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ और लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था जनता पार्टी ने। चौधरी देवीलाल ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो लोकदल पार्टी बनाई थी चौधरी देवीलाल ने। ये सारे याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलती हूँ पूरी वीडियो जो देख लेना। आप वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी एनसीईआरटी यानी कि 9th क्लास का संपूर्ण निचोड़ दे दिया। इसमें आपको कोई भी बुक एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चुनाव कितने साल में होते हैं? 5 साल में होते हैं भारत में। और मतदान आयु कितनी की गई है? 18 वर्ष। निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा है संसद कहलाती है। गठबंधन सरकार क्या होती है? जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं गठबंधन सरकार। जैसे अभी आई थी ना हमारी इंडिया गठबंधन, इसी तरह से जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12। राज्यसभा के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं ये 12 सदस्य। और लोकसभा में कितने होते हैं? 2 सदस्य। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है सेनाओं का मुख्य कमांडर। इसके हाथ में होती है सारी बागडोर। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो ये होती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। वर्तमान संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? यानी कि संविधान का संशोधन करना किसके हाथ में है? तो संसद कर सकती है। और संविधान संशोधन बार बार जो हम करते हैं ना, इतना आसान नहीं होता। उसमें संशोधन करना काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए उसको आसानी से नहीं कर सकते। और ये किसके हाथ में होती है? संसद के हाथों में। संसद के लोअर यानी कि निम्न सदन और अपर उच्च सदन, इनको क्या कहा गया है? लोकसभा कहा गया है। और इनके सदस्यों की संख्या है 543 लोकसभा में है, और 250 यानी कि 250 है राज्यसभा के सदस्य। संसद के उच्च सदन को हम राज्यसभा बोलते हैं, निम्न सदन को लोकसभा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना यानी कि शिक्षा का अधिकार, इसका क्या मतलब है?
6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। अगला है नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार है, उनकी सुरक्षा कौन करता है? न्यायालय द्वारा। मानव अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कौन से देश में कोई व्यक्ति या उस पर आश्रित व्यक्ति अपने आप को नहीं पाल सकता है तो सरकार उसको आर्थिक सहायता देगी। ये किस देश में है ये कानून? ये डेनमार्क में है। अगर कोई व्यक्ति अपना या फिर अपने साथ में किसी का खर्चा नहीं उठा सकता ना, तो सरकार उसको थोड़ी हेल्प देगी आर्थिक रूप से। और ये कहाँ पर है ये कानून? डेनमार्क में है। इतने क्वेश्चन थे हमारे, और कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तो मैं 10th क्लास की जो NCERT की लेकर के आऊँगी ना PDF, उसमें करवा दूँगी बाकी के बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इकोनॉमिक्स की PDF भी लेकर के आऊँगी। तो चैनल पर जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको एचटेट की सारी SST की जो भी है होगी 6 to 8 की जो भी PDF आएगी उसको भी आप पढ़ देना, क्योंकि 6 to 8 से भी क्वेश्चन आते हैं। ये मत सोचना कि हाई लेवल के ही पूछता है, क्या पता आपकी बार जो है आपसे ईजी पूछ ले और आप हाई लेवल की तैयारी करके चले जाओ, तो वहाँ पर ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। इसलिए आसान और हार्ड जो भी हमारे सामने आता है सभी को रट लो, सभी को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी आप उसको जो है सोल्व कर दो। और ये PDF देने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो मत देखा करो, वीडियो भी देख लिया करो आप। मेरी मेहनत का भी थोड़ा सा फल मुझे मिल जाएगा। वीडियो भी पूरी देखना, और जो हमारी PDF मैं डालूंगी ना उस PDF को भी पढ़ लेना। अगर चाहो PDF जो है, एक तो होती है ना कुछ बच्चे कि सिर्फ अपनी हैंडराइटिंग में ही पढ़ सकते हैं, उनके दिमाग में बैठ जाता है। जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता है, कोई भी नोट्स देगा ना तो मेरे कुछ समझ में नहीं आएगा, चाहे कितनी साफ़ सुथरी हो। जब मैं अपनी हैंडराइटिंग में लिखती हूँ ना, चाहे अच्छे लिखो बुरे लिखो, खुद मेरे अपने समझ में आ जाते हैं। लिखते टाइम कुछ याद हो जाते हैं और बाद में रिवाइज करते टाइम याद हो जाती हैं इस तरह से। तो अपने ओन नोट्स बना लो अगर आपके पास टाइम हो तो। कोशिश करो कि मैं अपने नोट्स बना लूँ। ये नोट्स आपको क्या है, 9th क्लास की हैं, 10th क्लास की हैं। सिर्फ ये नहीं है कि अभी आपको ज़रूरत है। एचटेट आपका मान लो क्लियर हो गया, फिर आपकी वैकेंसी आएंगी अभी TGT की, PGT की, PRT की सभी वैकेंसी जाएंगी चुनाव के बाद में। फिर क्या होगा, आपको यहीं से आपका बेस यहीं से स्टार्ट होगा ना, तो आपको फिर से ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, फिर से डिटेल में इन चीज़ों पे को ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो अभी से अपने नोट्स बना करके उनको तैयार कर लो साथ साथ, ताकि आगे जा कर के आपकी वैकेंसी जब आएंगी तो उस समय आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं होगा, आप आगे की तैयारी कर सकते हो डिटेल में। मिलते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल या फिर आज शाम को ही। आपको दूसरी PDF मिल जाएगी अपनी PYQ वाली 2020 की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।